हेलो दोस्तों, पीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और इस चैनल पर हम बीएमएस सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लेक्चर्स करते हैं और उसके शॉर्ट में नोट्स देखते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो चरक सूत्र स्थान का अध्याय 17 जो है कियंत शीर्षी अध्याय, उसी का अगला पार्ट है। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ पार्ट कवर किया है जिसमें हमने शिरोरोग डिजीज़ को हमने कवर किया है। तो उसके आगे का जो पार्ट है जिसमें कि हृदरोग आता है और मान के हिसाब से 62 व्याधियाँ जो है, दोषों के मान के अनुसार जो 62 तरह की व्याधियाँ होती हैं, तो उसका वर्णन आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बावजूद भी और थोड़ा पार्ट बचेगा, उसको हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के रेफरेंसेस आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 17, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 32 और सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 25 में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और साथ ही अगर आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो रिलीज़ होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो आज हम हृदरोग के बारे में बात करेंगे। तो हृदरोग के ऊपर भी SAQs या फिर LAQs आपको आ सकते हैं। सारे तरह के हृदरोग मिला के एक पूरा बड़ा 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टाइप को, एक या दो टाइप्स को पूछ के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इस पार्ट में आज जो हम कवर करेंगे इसमें भी काफ़ी सारे MCQs हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हृदरोग के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, तो इसमें भी इसके भी 5 प्रकार हैं। तो वातज हृदरोग, पित्तज हृदरोग, कफज हृदरोग, इसके बाद त्रिदोषज यानी कि सन्निपातज हृदरोग और कृमिजन्य हृदरोग। सेम शिरोरोग के जैसे टाइप से ऐसे इसके भी है। तो देखते हैं वातजन्य हृदय रोग के क्या कारण और संप्राप्ति है। तो कारण है इसके कि अगर आप ज़्यादा शोक करते हैं, उपवास करते हैं, या बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, या रूखा सूखा भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं, या बहुत कम मात्रा में भोजन करते हैं, तो इससे क्या होता है, वायु प्रकोप होता है और हृदय प्रदेश में जाकर फिर बहुत ज़्यादा वेदना का कारण बनता है। तो वायु से वेदना होती है, ये तो जाहिर ही है। तो ये सब चीज़ें करने से, शोक, उपवास, व्यायाम वगैरह सब ज़्यादा करने से वायु प्रकोप होता है और फिर हृदय में वेदना होती है। तो अब वातजन्य हृदय रोग के लक्षण क्या है वो देखते हैं। तो जब हृदय प्रदेश में वायु का प्रकोप होता है तब वेपतु यानी कि धड़कन बढ़ना अचानक वो हो जाता है, वेष्टन यानी ऐंठन हो जाती है, स्तंभ यानी हृदय की गति में रुकावट होना ऐसा प्रतीत होता है, प्रमोह यानी कि मूर्छा हो जाती है, शून्यता लगती है, दर यानी हृदय में दर या मरमर की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये लक्षण जो है ये भोजन के पच जाने के बाद में ज़्यादा अधिक रूप से बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर एक MCQ आ जाता है कि भोजन के बढ़ने के बाद लक्षण कौन से हृदय रोग में दिखाई देते हैं। तो ये आपको वातिक हृदय रोग आपको टिक करना है इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे MCQs कई सारे हैं इस पार्ट में, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। उसके बाद हम पित्तज हृदय रोग के बारे में देखते हैं। तो पित्तज हृदय रोग होने के क्या कारण हैं और उसकी संप्राप्ति क्या है वो देखते हैं। तो जब कभी अगर उष्ण, लवण रस प्रधान या फिर क्षार और कटु वस्तुओं का बहुत ज़्यादा अगर कोई सेवन करता है, या फिर अजीर्ण रहने पर भी पुनः भोजन कर लेने से, या फिर बहुत ज़्यादा मदिरापान करने से, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने से, क्रोध करने से, बहुत ज़्यादा रूप में एक जगह पे बैठे रहने से, तो इससे क्या होता है, हृदय में पित्त कुपित हो जाता है और इसी वजह से पित्तज हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। तो अभी पित्तज हृदय रोग के लक्षण क्या है वो देखते हैं। तो इससे हृदय में दाह होता है, जलने जैसा होता है, मुख में तीतापन आता है यानी कड़वाहट आ जाती है, तीता और खट्टा की डकारें आती है यानी कड़वी खट्टी डकारें भी आती है, क्लम यानी कि बिना परिश्रम के थकावट जिसे कहते हैं वो हो जाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा तृष्णा यानी कि प्यास लगना, फिर मूर्छा, चक्कर आना, पसीना छूटना, ये सब जो लक्षण है ये पित्तज हृदय रोग में दिखाई देते हैं। तो चिकित्सा स्थान का जो 26वां अध्याय है उसमें त्रास, ज्वर, ताप, शरीर में पीलापन होना, ये और अधिक एक्स्ट्रा लक्षण भी पित्तज हृदय रोग के बताए गए हैं। तो ये MCQ आ जाता है कि त्रास, ज्वर, ताप, शरीर में पीलापन होना, ये किस हृदय रोग के लक्षण हैं। तो ये यहाँ पर आप नहीं दिखेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि ये इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ये चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में ये अधिक बताए गए हैं लक्षण। तो ये हो गया पित्तज रोग के कारण और संप्राप्ति। अब इसके बाद हम कफजन्य हृदय रोग के कारण, संप्राप्ति और लक्षण क्या है वो देखते हैं। तो कफजन्य हृदय रोग में रोग क्यों होता है, तो अधिक भोजन करने से, बहुत ज़्यादा खा लेने से, या फिर गुरु स्निग्ध पदार्थों का अधिक सेवन करने से, कभी किसी प्रकार की चिंता ना करना, एकदम ईजी लाइफस्टाइल में रहना,
या फिर कोई चेष्टा ना करना, यानी कोई काम ना करना, सदा सोए हुए रहना, तो इस तरह के सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम आज के दौर में कहेंगे, तो इसकी वजह से कफजन्य हृदय रोग पैदा होते हैं। और कफजन्य हृदय रोग के लक्षण फिर क्या है, तो इसमें तंद्रा होती है, भोजन में अरुचि हो जाती है, हृदय एकदम शून्य सा प्रतीत होने लगता है, हृदय स्तिमित हो जाता है, जैसे गीले कपड़े से लपेटा हुआ है हृदय के ऊपर, ऐसे फील होता है। भारी हो जाता है हृदय, हृदय के ऊपर कोई किसी बहुत वजन या कोई पत्थर का भार रख दिया ऐसा प्रतीत होता है। तो सुश्रुत कहते हैं कि गुरुता, मुख से जल का स्त्राव, भोजन में अरुचि, हृदय का जकड़ने जैसी फीलिंग आना, अग्निमांद्य और मुख का मींगा होना, तो ये सारे जो अधिक लक्षण हैं ये भी सुश्रुत ने बताए हैं। तो इसमें भी एमसीक्यू आ जाता है कि मुख का मींगा होना या फिर हृदय का जकड़ना, अग्निमांद्य, तो ये किस हृदय रोग के लक्षण है। तो इसमें भी आपको कफज हृदय रोग के लक्षण में आपको ये लिस्ट दिखेगी नहीं, तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गए सिम्टम्स, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये भी लक्षण कफजन्य हृदय रोग में होते हैं। अब देखते हैं त्रिदोषज हृदय रोग के क्या कारण और लक्षण हैं। तो वात पित्त कफजन्य हृदय रोगों के जो कारण और लक्षण होते हैं, तो वो सभी ही मिलकर इसमें समावेश हो जाता है, और ये इसलिए बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही कष्ट साध्य भी बताया गया है। तो सभी दोषों के लक्षण मिलके, कारण मिलके और लक्षण मिलके इसमें आ जाते हैं। इसके बाद कृमिजन्य हृदय रोग के क्या है कारण और संप्राप्ति। तो त्रिदोषज हृदय रोग अगर किसी को है और उसमें अगर वो तिल, गुड़ और दूध, इन पदार्थों का अगर बहुत मात्रा में सेवन करता रहता है, तो इससे उस व्यक्ति के हृदय में जो मर्म स्थान है हृदय, उसमें एक प्रदेश में ग्रंथि निर्माण हो जाती है, और उस ग्रंथि में फिर रस धातु की वजह से क्लेद उत्पन्न हो जाता है, और फिर उसी क्लेद से कृमियाँ उत्पन्न होती है। तो पहले तो हृदय के एक ही प्रदेश में कृमियाँ उत्पन्न होती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे हृदय प्रदेश में ही फैल जाती है और हृदय का भक्षण कर लेती है, ऐसा कहा गया है। तो ये भी एक बहुत ही दारुण व्याधि है, बहुत ही कष्ट साध्य है और कष्ट देने वाला भी है। तो यहाँ तक हमने 5 प्रकार के हृदरोग जो है उसका कारण, लक्षण और संप्राप्ति, उसका वर्णन हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अब देखते हैं कृमिजन्य हृदय रोग के लक्षण क्या है, इतना एक पार्ट रह गया है। तो इसमें जब कृमियाँ होती हैं तो जाहिर है वो काटेंगी, तो कृमियाँ जब हृदय में काटती है तो एकदम सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, और शस्त्र से जैसे कोई काट रहा है इस तरह की वेदना होती है, खुजली भी होती है उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो बहुत ज़्यादा भयंकर रोग बताया गया है और बहुत ही प्राणघातक बताया गया है। तो यहाँ पर एक साइड में एमसीक्यूज़ मैंने 1-2 कुछ दिए हुए हैं, आप देखिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, संहिता में तो आपको मॉडर्न के हिसाब से हृदय का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वो आप शायद एनाटॉमी फिजियोलॉजी में उसको पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप संहिता में से आप शास्त्री जी की जो संहिता है उसमें से आप वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो युवा पुरुष का हृदय जो है वो लगभग 5-6 टाँक बताया गया है, तो इस पर एमसीक्यू आ जाता है। तो 5 टाँक यानी कितना कह सकते हैं, तो 5.5 इंच लगभग ये लंबा होता है, 3.5 इंच चौड़ा होता है और 2.5 इंच करीब ये मोटा होता है। और स्त्रियों में हृदय जो है वो इससे अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है, और इसकी आकृति जो है वो बंद की हुई मुट्ठी के समान बताई गई है। तो ये थोड़े कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो रैंडमली आ सकते हैं कहीं से, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए इन पे। तो अब जो यहाँ से मेन ट्रिकी पार्ट शुरू होता है वो है दोषों के मान के अनुसार 62 जो व्याधियाँ बताई गई हैं वो 62 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दोषा जो बताए गए हैं वो। तो ये याद रखना थोड़ा सा ऐसा टीडियस सा लगता है कि अरे कितना वात पित्त कफ एकदम कंफ्यूजिंग चल रहा है सब, लेकिन थोड़ा सा आप अगर इनको सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके अगर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं तो आसान हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको सिंप्लीफाई करके थोड़ा आपको बता सकूँ। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि बढ़े हुए दोषों के जो भेद है वो 25 है, और उसी तरह सेम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी क्षीण हुए दोषों के जो भेद है वो भी 25 है। तो आपके 50 तो यहीं पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो 12 है वो थोड़े अलग टाइप के, अलग मतलब उसमें 2 दोष बढ़े हुए, 1 कम हुआ या फिर 2 कम हुए और 1 बढ़ा हुआ, इस तरह के वो कॉम्बिनेशंस है। बट ये बढ़े हुए दोषों के जो 25 भेद है ये अगर आप याद कर लेंगे तो सेम आप क्षीण हुए दोषों के 25 भेद भी एक्स्ट्रा आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ जहाँ बढ़े हुए वृद्ध आएगा वहाँ पर आपको क्षीण शब्द का प्रयोग करना है। तो बस इसी तरह से आपको वो याद रखना है। तो ये LAQ के लिए आ जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए ये 62 तरह की व्याधियाँ क्या है ये पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो देखिए बढ़े हुए दोषों के 25 भेद कैसे हैं यहाँ पे। तो पहला प्रकार यहाँ पे जो देखने मिलता है वो है बढ़े हुए दोषों के मान विकल्प से सन्निपात। तो सन्निपात यानी तीनों दोष बढ़े हुए है इसमें, लेकिन एक बढ़ा है, एक और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है और एक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस तरह से ये तीनों दोष मिलके इसलिए सन्निपात होता है 13 प्रकार का। तो इसमें एक दोष की प्रधानता से 3 होते हैं, 2 दोषों की प्रधानता से भी 3 होते हैं,
और हीन, मध्य और एक दोष अधिक जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। और एक तरह से अगर तीनों ही दोष बढ़ जाएं तो वो एक प्रकार होता है। तो इस तरह से 13 प्रकार का सन्निपात होता है। इसके बाद बढ़े हुए द्वंद्वज दोषों के 9 भेद बताए गए हैं। और इसके बाद बढ़े हुए अलग अलग एक सिंगल दोष, एकल दोष जो है वो 3 भेद बताए गए हैं। तो इस तरह से ये 13, 9 और 3 मिला के ये 25 तरह के बढ़े हुए दोषों के भेद हो जाते हैं। तो इनको ही हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे देखते हैं, ताकि आपको वो टेबल या चार्ट लर्न करने में आपको आसानी हो जाए। और सेम इसी तरह से आपको कॉपी करना है जब आपको क्षीण दोषों के बारे में लिखना होगा। तो अब इसमें देखिए वृद्ध दोषों का जो 13 प्रकार का सन्निपात मैंने कहा था, पहले का स्लाइड जो है मैंने राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर में दिया हुआ है। तो ये जो 13 प्रकार का सन्निपात है वो किस तरह से होता है वो देखिए। तो जब एक दोष बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसकी वजह से 3 होता है। तो इसमें क्या होता है, बढ़े हुए तो तीनों ही हैं, लेकिन इसमें 2 बढ़े हैं और तीसरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसलिए इनको वृद्ध और वृद्धतर इस तरह से कहा गया है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ही आपको करने हैं वात पित्त और कफ के। तो वृद्ध अगर वात पित्त है तो वृद्धतर यानी और ज़्यादा बढ़ा हुआ कौन सा होगा, बचा हुआ, वो कफ होगा। फिर अगर वात कफ वृद्ध है तो वृद्धतर कौन सा बचा है, पित्त है, तो वो वृद्धतर होगा। और कफ पित्त अगर वृद्ध है तो कौन सा बचता है, वात बचता है, तो वो वृद्धतर होगा। यानी बढ़े हुए तो सभी है, ये हम बढ़े हुए दोषों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 दोष जो है वो बढ़े हुए हैं और तीसरा दोष जो है वो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो इसलिए उसे वृद्धतर कहा गया है। इसी तरह से 2 दोषों के अधिक बढ़ने से भी 3 प्रकार होंगे। तो इसमें एक दोष जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन बचे हुए 2 जो हैं वो और ज़्यादा बड़े होंगे, तो इसलिए एक वृद्ध होगा और बाकी 2 जो हैं वो वृद्धतर होंगे। तो इसमें भी ऐसी वात पित्त कफ आप एक के नीचे एक लिख लीजिए और बचे हुए 2 जो बचते हैं वो आप वृद्धतर वाले कॉलम में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको ये याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। अब इसी तरह तीसरा प्रकार जो इसमें आता है वो हीन, मध्य और अधिक। तो इसमें क्या है, तीनों ही बड़े हैं, लेकिन एक बड़ा है, एक अधिक बड़ा है और एक बहुत ही अधिक बड़ा है। तो वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम। तो अब इसमें भी आपको ये 6 तरह के होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक वृद्ध है तो दूसरा वृद्धतर और तीसरा वृद्धतम होगा, लेकिन उसी एक वृद्ध दोष के साथ में जो वृद्धतम के कॉलम में लिखा है वो फिर वृद्धतर में आ जाएगा और वृद्धतर के इसमें लिखा है वो वृद्धतम में चला जाएगा। तो इसी तरह से ये 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसलिए आप पहले कॉलम में वात वात पित्त पित्त कफ कफ लिख लीजिए और फिर बचे हुए 2 कॉलम्स में बचे हुए जो दोष है वो डाल दीजिए। तो पहले में सपोज एग्जाम्पल आपने पहले में वात लिखा है तो उसके साइड में वृद्धतर में आप पित्त लिखिए, वृद्धतम में आप कफ लिख दीजिए। फिर से आपने वात लिखा है तो वृद्धतर में आप उधर से कफ को इधर लेकर आइए और पित्त को उधर लेकर जाइए। तो इस तरह से ये चेंजेस आपको करके ये 6 तरह के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो बेसिकली आप एक कॉलम याद रख लेंगे तो बचे हुए दोनों कॉलम्स या एक कॉलम आपको याद आ जाएगा। और फिर लास्ट टाइप आता है समान रूप से बढ़े हुए दोष, यानी वात पित्त कफ सब एक ही साथ एक ही समान बढ़े हुए, तो वो एक ही बार होगा, एक ही कॉम्बिनेशन होगा, तो इसलिए वो एक ही प्रकार का है। तो अब देखते हैं कि वृद्ध द्वंद्वज दोषों के 9 भेद कौन से हैं। तो अब द्वंद्वज यानी कि इसमें 2 ही दोष इन्वॉल्व है। तो पहले सन्निपातज था इसलिए उसमें तीनों दोष इन्वॉल्व थे, तो आपको तीनों ही किसी ना किसी कॉलम में आपको फिट करने हैं उनको। तो आप एक तरफ वात पित्त कफ लिख देते हो तो बचे हुए दोषों को आपको दूसरे कॉलम्स में एडजस्ट करके वो कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, द्वंद्वज दोष यानी 2 ही दोष एट अ टाइम इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए एक दोष बड़ा होगा और दूसरा और अधिक बड़ा होगा और तीसरे दोष के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसलिए मतलब ये याद रखते हुए तो इसलिए वृद्ध और वृद्धतर 2 ही कॉलम्स बनेंगे। तो फिर से आप वैसे ही वात वात पित्त पित्त कफ कफ लिख दीजिए और फिर वात के साथ पित्त को मिलाइए, वात के साथ कफ को भी मिलाइए, पित्त के साथ वात को, पित्त के साथ कफ को भी, और कफ के साथ वात को, कफ के साथ पित्त को भी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके एक दोष बढ़ा हुआ है यानी वृद्ध है और दूसरा और अधिक बढ़ा हुआ है यानी वृद्धतर है। तो इसमें 2 ही दोष इन्वॉल्व होंगे आपके। और फिर 2 दोषों के समान बढ़ने से भी 3 भेद होंगे। तो फिर से आपको 2 दोषों के कॉम्बिनेशंस करने, वात पित्त वात कफ कफ पित्त, तो इस तरह से तो ये वाले भी 3 ही भेद होंगे क्योंकि 3 दोष है तो 3 कॉम्बिनेशन ही हम कर सकते हैं। फिर लास्ट टाइप आता है एकल बढ़े हुए दोष, यानी सिर्फ वात बढ़ा है, सिर्फ पित्त बढ़ा है, सिर्फ कफ बढ़ा है, तो ये 3 ही दोष है तो 3 ही भेद होंगे इनके। तो इस प्रकार से बढ़े हुए दोषों के हम 25 भेद देख सकते हैं। सन्निपात जो है 13 प्रकार का होता है, द्वंद्वज जो है वो 9 प्रकार के भेद है और एकल जो है 3 प्रकार है। तो इस तरह से 13, 9 और 3 मिला के 25 भेद ये वृद्ध दोषों के हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से क्षीण दोषों के भी 25 भेद आपको याद रखने हैं। जहाँ जहाँ हमने वृद्ध शब्द का प्रयोग किया है बस वहाँ पे आपको क्षीण शब्द का प्रयोग करना है। तो वृद्ध वृद्धतर वृद्धतम होता है, जैसे ये क्षीण क्षीणतर और क्षीणतम होगा, बस यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वैसे ही हैं।
तो देखिए यहाँ पे पहले क्षीण दोषों के जो 13 प्रकार का सन्निपात है वो देख लीजिए। तो सन्निपात है यानी 3 दोष इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द्वंद्व जाता है और उसके बाद एकल आता है। तो इसी तरह से सन्निपात है मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व है, तो इन कॉलम्स में तीनों दोष आने चाहिए। तो जब एक दोष बहुत मतलब एक दोष के अधिक क्षीण होने से 3 प्रकार बनेंगे। तो इसमें क्या है, सभी क्षीण यानी सभी कम हुए हैं, लेकिन 2 जो हैं वो क्षीण हुए हैं और तीसरा वाला जो है वो बहुत ही कम हो चुका है, तो इसलिए क्षीणतर कहा गया है। तो 2 कॉम्बिनेशंस करके आपको क्षीण वाले कॉलम में रखने हैं और बचा हुआ सिंगल दोष जो है वो आपको क्षीणतर में डाल देना है। बस इसी तरह से सेकंड टाइप देखिए, 2 दोषों के अधिक क्षीण होने से, तो इसमें क्या है, एक क्षीण हुआ है और बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो और भी ज़्यादा क्षीण हो गए हैं। तो बस इसी तरह से ये भी 3 कॉम्बिनेशंस होंगे। और फिर हीन, मध्य और अधिक क्षीण, यानी इसमें से एक थोड़ा क्षीण हुआ है, एक ज़्यादा क्षीण हुआ है और एक बहुत ही ज़्यादा क्षीण हुआ है। तो इस तरह से फिर से आप पहले कॉलम में वात वात पित्त पित्त कफ कफ कर दीजिए और बचे हुए जो दोष बचते हैं वो आप इधर उधर करके दोनों इसके साथ आप उनका कॉम्बिनेशन बना के बचे हुए 2 कॉलम्स में लिख दीजिए। बस यही हीन, मध्य और क्षीण, इस तरह से ये 6 प्रकार हो जाएंगे आपके। और सिर्फ लास्ट में रहेगा फिर समान रूप से क्षीण हुए, यानी वात पित्त कफ तीनों मिलके एक ही साथ कम हो गए हैं, तो ये एक ही प्रकार बनता है। तो इस तरह से ये 13 प्रकार का क्षीण दोषों का भी सन्निपात यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद क्षीण द्वंद्वज दोषों के 9 भेद देखिए। फिर जैसे वृद्ध द्वंद्वज दोष के 9 भेद थे, वैसे ही क्षीण द्वंद्वज दोषों के भी 9 भेद है। तो इसमें फिर से 2 ही द्वंद्वज दोष है तो 2 ही कॉलम आएंगे, 2 ही दोष इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए क्षीण और क्षीणतर होगा, यानी एक कम हुआ है और एक बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। तो इसमें भी आप वैसे ही वात वात पित्त पित्त कफ कफ करके, उसके बाद वात के साथ पित्त, फिर वात के साथ कफ, पित्त के साथ वात, पित्त के साथ कफ, कफ के साथ वात, कफ के साथ पित्त। तो इस तरह से ये 6 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इसमें। तो इसमें जैसे पहले लाइन में आप देखिए वात और पित्त है तो कफ का कहीं उल्लेख नहीं है, वात और कफ है तो पित्त का उल्लेख नहीं है। तो 2 दोष इन्वॉल्व है तो 2 दोषों के हिसाब से 2 ही कॉलम्स बनेंगे। इसके बाद फिर 2 दोषों के एक समान क्षीण होने की वजह से 3 भेदी बनेंगे। 3 दोष है तो 3 कॉम्बिनेशन ही हम कर सकते हैं इनके, वात पित्त वात कफ और पित्त कफ। और फिर लास्ट में एकल क्षीण हुए दोष, यानी वात ही पूरा क्षीण हो गया है, पित्त क्षीण हो गया है और कफ क्षीण हो गया, तो ये भी 3 दोष है तो 3 ही प्रकार इनके हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्षीण दोषों के भी 25 प्रकार होते हैं। तो सन्निपात क्षीण दोषों का 13 प्रकार का होता है और द्वंद्वज क्षीण दोष 9 प्रकार के होते हैं और एकल क्षीण दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से क्षीण हुए दोष भी 25 प्रकार के आपके यहाँ पे हो गए। तो 50 प्रकार आपके यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तब इसके बाद में वृद्धि क्षय मिलाकर, यानी बढ़े भी है, वृद्ध है और सम है, क्षीण है, ये सब कॉम्बिनेशन मिलाकर 12 प्रकार होते हैं। तो जब इसमें क्या है कि एक दोष की वृद्धि होती है, एक दोष सम ही रहता है और तीसरा दोष जो है वो कम हो जाता है। तो एक बढ़ता है, एक जैसा है वैसे ही रहता है और एक घटता है। तो इस तरह के 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो 3 कॉलम बना देने आपको, वृद्ध सम और क्षीण। तो इसमें वृद्ध में आप वात लिख दीजिए, सम में पित्त लिख दीजिए, क्षीण में कफ लिख दीजिए। फिर वृद्ध में फिर से वात को ही रखिए और सम में जो है वो कफ आ जाएगा, क्षीण में जो है वो पित्त आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग कॉलम आप सेम रखिए, वात वात पित्त पित्त कफ कफ, और बचे हुए कॉलम में आप उनको एडजस्टमेंट्स करके इन कॉम्बिनेशंस को लिख दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है आशय अपकर्ष और आवरण अवस्था। तो इनका दोनों का डिफरेंस तो हम आगे देखेंगे ही, पर ये याद रखिए कि जब भी वात वृद्ध होता है तब उसे हम आशय अपकर्ष कहते हैं। बाकी बचे हुए दोष चाहे सम हो चाहे क्षीण हो, उनमें से कोई भी चाहे सम हो चाहे क्षीण हो, लेकिन जब भी वात वृद्ध है मतलब वो आशय अपकर्ष है। और अगर पित्त वृद्ध है या कफ वृद्ध है तो उसे हम आवरण अवस्था कहते हैं। फिर बचे हुए सम और क्षीण में चाहे वात सम हो चाहे पित्त सम हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वृद्ध में अगर वात ही वृद्ध है तो आप आशय अपकर्ष कहेंगे उसको, और पित्त या कफ वृद्ध है तो उसे हम आवरण अवस्था कहेंगे। तो इसको भी हम और थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवरण अवस्था और आशय अपकर्ष के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम समझेंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक दोष की वृद्धि, एक दोष सम और एक क्षय, ऐसे हमने 6 प्रकार अभी यहाँ देखे। तो फिर 2 दोषों की वृद्धि और 1 दोष का क्षय, तो इस तरह से भी 3 प्रकार होंगे। और 1 दोष की वृद्धि और 2 दोषों का क्षय, तो इस तरह से भी 3 प्रकार होंगे। तो फिर से वैसे ही आपको वृद्ध और क्षीण लिखना है, इसमें सम नहीं आएगा, तो इसमें वृद्ध और क्षीण लिखना है आपको। और वृद्ध में आप 2 दोष बिठा दीजिए, वात पित्त, और बचा हुआ जो तीसरा है वो क्षीण में चला जाएगा। फिर से 2 बिठा दीजिए, वात कफ, तो बचा हुआ पित्त जो है वो क्षीण में चला जाएगा। और फिर से कफ पित्त रख दीजिए तो क्षीण में जो है वो वात आ जाएगा।
तो इसी तरह से एक दोष की वृद्धि और दो दोषों का क्षय वो भी वैसे ही होगा। तो वृद्ध में आप वात लिखेंगे तो क्षीण में कफ पित्त लिखेंगे, वृद्ध में आप पित्त लिखेंगे तो क्षीण में वात कफ लिखेंगे। तो इस तरह से तो ये जो है ये एक दोष की वृद्धि होती है और दो दोषों का क्षय होता है। तो उसके 3 प्रकार हैं। तो ये 6 और 3 9 और 3 12। तो इस तरह से ये वृद्धि क्षय मिलाकर ये 12 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपके 62 प्रकार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि वृद्ध दोष के जो है हमने 25 भेद देखे और क्षीण दोष के जो है वो भी हमने 25 भेद देखे। तो इस तरह से 50 हो गए। और अन्य भेद जो है जो वृद्धि सम क्षीण मिलाकर या फिर सिर्फ वृद्धि और क्षय मिलाकर इस तरह से जो हमने देखे वो हमने 12 प्रकार देखे। तो कुल मिलाकर हमने 62 प्रकार यहाँ पर देखे हैं। तो आशय अपकर्ष और आवरण अवस्था में फ़र्क क्या है? तो मैंने पहले जैसे कहा था कि आशय अपकर्ष में वात हमेशा वृद्ध होता है और आवरण अवस्था हम उसे कहेंगे जबकि आपका पित्त और कफ, पित्त वृद्ध है या फिर कफ वृद्ध है, उन दोनों में से कोई वृद्ध है तो उसे हम आवरण अवस्था कहेंगे। ये क्यों होता है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आशय अपकर्ष क्या होता है, किसे कहते हैं हम, जबकि प्रकृतिस्थ दोष जो है वो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या होगा, वायु ही वृद्ध होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृतिस्थ दोष यानी जो दोष सम स्थिति में है तो वो जब हटकर अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो कौन लेके जाएगा? वायु ही लेके जाएगी उनको। वायु का ही चल गुण है तो ये काम वायु ही करेगी। इसलिए जब भी वायु वृद्ध होगी तो जो दोष भी सम होगा उसको वो अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में ले जाएगी और फिर व्याधि उत्पन्न करेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आशय अपकर्ष उसे कहते हैं, स्थिति को कहते हैं हम जब वात वृद्ध रहता है और वो सम जो भी दोष सम स्थिति में है उसको अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में लेके जाके फिर वहाँ पे दोष उत्पन्न करता है। और फिर आवरण अवस्था हम किसे कहेंगे? तो जब भी पित्त या फिर कफ जो है वो बढ़ जाते हैं तो जो भी दोष सम रूप में होगा उसके मार्ग को ये रोक देंगे। तो अब ये इसको हटाने का काम तो नहीं कर सकते, उस अपने स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम जो है वो पित्त कफ का नहीं है, वो वायु का काम है। तो इसलिए वो आशय अपकर्ष में आ जाता है। आवरण अवस्था में क्या होगा कि जब पित्त या कफ बढ़ जाएगा तो वो जो कोई भी दूसरा दोष जो सम रूप में है तो उसके मार्ग को रोक देगा और उस दोष के अनुसार फिर लक्षण को उत्पन्न करेगा। तो जैसे अभी पित्त बढ़ गया है सपोज और वायु आपकी सम है, वो सम स्थिति में प्रकृति स्थिति में है, तो इसमें ऑब्वियसली कफ जो है आपका क्षीण ही रहेगा। तो जो दोष सम है, कौन सा सम है यहाँ पे? वायु सम है। तो ये पित्त क्या करेगा? ये पित्त वायु के मार्ग को रोक देगा। तो इसे ही हम पित्तावृत वायु कहेंगे। अब अगर सपोज दूसरे एग्जाम्पल में सपोज पित्त वृद्ध है लेकिन कफ सम है, पहले हमने वायु सम को देखा था, अब अगर कफ सम है तो इसका मतलब वायु क्षीण ही रहेगी तो उसको छोड़ देते हैं। तो कफ सम है तो जो भी दोष सम रहता है उसको ये अफेक्ट करता है, चाहे आशय अपकर्ष हो चाहे आवरण अवस्था हो। तो जो भी बढ़ा हुआ दोष है वो उस दोष को अफेक्ट करेगा जो कि समस्थिति में है। तो अगर अभी पित्त बढ़ा हुआ है और कफ आपका समस्थिति में है तो ये बढ़ा हुआ पित्त क्या करेगा? ये समस्थिति में जो कफ है उसके मार्ग को रोक देगा और इसे ही हम पित्तावृत कफ कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दोष बढ़ा हुआ है वो कौन से दोष को अफेक्ट करेगा? वो जो दोष सम स्थिति में है उसको अफेक्ट करेगा। तो अगर वायु बढ़ा हुआ है तो वो जब किसी समस्थिति के दोष को अफेक्ट करेगा तो उसे हम आशय अपकर्ष कहेंगे। और जब पित्त या कफ बढ़े हुए हैं वो अगर समस्थिति वाले किसी दूसरे दोष को अफेक्ट करता है तो उसे हम आवृत वायु कहेंगे यानी आवरण अवस्था कहेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, इतना वृद्ध सम क्षीण ये वो, तो थोड़ा याद रखने के लिए इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अब थोड़ा मैंने इसलिए सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे ट्राई किया है। ज़रा सा आप इसको ट्रिक लगा के देखिए कि आशय अपकर्ष में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें वायु ही बढ़ा हुआ होगा और जो भी इन दोनों ही कंडीशंस में आशय अपकर्ष हो चाहे आवरण अवस्था हो, इन दोनों ही कंडीशन में जो भी बढ़ा हुआ दोष है वो उस दोष को इफेक्ट करेगा जो भी समस्थिति में है। ठीक है, तो आशय अपकर्ष में जाहिर है वायु ही बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो वो उस दोष को अफेक्ट करेगा जो समस्थिति में है। और आवरण अवस्था में पित्त या कफ में से कोई भी बढ़ा हुआ हो सकता है और जो दूसरा दोष समस्थिति में होगा तो ये वृद्ध दोष जो है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो बस इतना आप शॉर्ट में याद रखिए तो आप लिख सकेंगे बराबर। तो अभी यहाँ पे और थोड़ा सा हम देख लेते हैं आशय अपकर्ष और आवरण अवस्था के बारे में, क्योंकि ये चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लिखने के लिए आपको, थ्योरी के लिए आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा ये, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट इसकी वजह से हो सकती है। तो एक दोष वृद्ध, एक सम है और एक क्षीण है, तो इनके कैसे लक्षण होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम आशय अपकर्ष में देखते हैं। तो अगर वात वृद्ध है, एक दोष वृद्ध है, तो इसमें अगर वात वृद्ध है और बाकी दोषों में से एक दोष सम होगा और दूसरा क्षीण होगा, तो वात जो वृद्ध है वो किसे लेके जाएगी? वो सम जो है उसको ही अपने स्थान से हटाकर वो लेके जाएगी।
तो अगर सपोज वात वृद्ध है और यहाँ पर पित्त सम है तो इस समय में क्या होगा, दाह उत्पन्न होगा। और अगर वात वृद्ध है और कफ सम है तो इस समय में आपको जकड़ाहट फील होगी, भारीपन फील होगा, शीतलता होगी। तो जकड़ाहट ये जो सिम्टम है ये वायु वृद्ध है, इसी के लिए है क्योंकि वायु जो है वो कफ को क्या करेगी, सुखा देगी। तो इसलिए जकड़ाहट जो है ये आपको सिर्फ वात वृद्धि की कंडीशन में ही आपको ये सिम्टम दिखाई देगा। पित्त वृद्धि में या कफ वृद्धि में ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे वायु आपकी काम नहीं कर रही है, तो वो इसलिए सुखाने का काम वहाँ पे नहीं होगा। वो जब भी वात वृद्ध है और कफ सम है तो उसमें ही आपको ये जकड़ाहट वाला सिम्टम जो है ये दिखाई देता है। तो ये लिखने के टाइम पे भी जब आप लिखते हैं कि एक दोष की वृद्धि, एक सम है और एक क्षीण है, इनके लक्षण जब लिखने हैं तो कभी भी जकड़ाहट आप कहीं पे भी कफ जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ पे जकड़ाहट मत लिख दीजिए। जहाँ पे वायु बढ़ी हुई है और कफ सम है वहीं पे ही सिर्फ जकड़ाहट होती है, अन्य जगह पे नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में चिकित्सा भी आपको वायु की ही करनी है, कफ की नहीं करनी या पित्त की नहीं करनी, क्योंकि वायु जो है वो दूसरे दोषों को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वायु की चिकित्सा पहले करनी है। तो इससे अपने आप पित्त या कफ जो कोई भी सम ये में थे जो कि वहाँ से हटा दिए गए हैं वायु के कारण, तो वो वापस अपने स्थान में बराबर से आ जाएंगे। तो इसमें भी विशेष रूप से रंजक या फिर प्राजक पित्त के बारे में ही बताया गया है। तो आशय अपकर्ष में भी विशेष रूप से आपको एक दोष वृद्ध, एक सम और एक क्षीण में इसमें जो वात वृद्ध है और बाकी के दो में से एक सम और एक क्षीण है, तो उसके लक्षणों में भी इसमें भी विशेष रूप से रंजक या भ्राजक पित्त का ही आपको उल्लेख मिलता है। तो इसी के कारण पित्त के साथ जो है वो दाह का ये एसोसिएटेड, दाह वाला सिम्टम जो है वो एसोसिएटेड है। अब इसके बाद आवरण अवस्था के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आवरण अवस्था में जैसे कि मैंने बताया इसमें वात नहीं वृद्ध रहेगा कभी भी, इसमें पित्त वृद्ध रहेगा या फिर कफ वृद्ध रहेगा। तो पित्त वृद्ध है और बाकी दोषों में से एक दोष सम है और एक क्षीण है। तो पित्त जब वृद्ध है तो मैंने क्या बोला, जो भी दोष सम है उसी के मार्ग को ये बढ़ा हुआ दोष रोकेगा। तो जब पित्त वृद्ध है और वायु सम है तो पित्त वायु के मार्ग को रोक देगा, और जिस स्थान पर वायु रुक जाएगी तो वहाँ पर पित्त की वजह से तो दाह होगा ही होगा, और वायु रुक गई है इसलिए उसी वजह से वहाँ पे शूल भी होगा, वेदना भी होगी। अब अगर पित्त वृद्ध है और कफ सम है तो पित्त जो है वो कफ के मार्ग को रोक देगा, तो इसलिए इसकी पित्त की वजह से ज्वर वगैरह तो रहेगा ही कफ के कारण, लेकिन तंद्रा, भारीपन ये सब रहेगा वहाँ पे। यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए, जगड़ाहट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कफ सूख नहीं रहा है, यहाँ वायु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वायु जो है वो क्षीण ही है। तो इसलिए जगड़ाहट आपको सिर्फ वात जब वृद्ध रहता है और कफ सम रहता है तो उसी सिचुएशन में आपको मिलती है। तो इसमें भी आपको पित्त की चिकित्सा करनी है क्योंकि पित्त ने जो बचा हुआ जो सम दोष है उसको आवृत किया हुआ है, तो आपको पित्त की चिकित्सा करनी है। तो अपने आप वो आवरण हट जाएगा और जो दोष सम है और जो सम से हट के अपनी मतलब प्रकोपित हो गया है इस पित्त के कारण, तो वो अपनी समस्थिति में वापस आ जाएगा और तीनों दोष फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसी के बाद अभी आवरण अवस्था का एक लास्ट एग्जाम्पल और देखिए, क्योंकि हम इसमें वृद्ध दोष, एक दोष जो है वो वृद्ध है, एक जो है वो सम है और एक जो है वो क्षीण है, ये बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने वायु और पित्त के बारे में देख लिया है, अब हम कफ के बारे में देखते हैं। तो कफ अगर वृद्ध है और बाकी के दोषों में से एक तो सम रहेगा, दूसरा क्षीण रहेगा। तो जब कफ वृद्ध है तो जो कोई भी दोष, जैसे मैंने कहा कि जो भी सम अवस्था में है तो उसी के मार्ग को ये कफ रोक देगा। तो कफ जब वृद्ध है और सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि वात सम है इस बार, तो कफ जो है वो वात के मार्ग को रोक देगा। तो इसके कारण कफ के कारण वहाँ पे शीतलता और गुरुता आपको फील होगी और वायु रुक गई है इसलिए वेदना भी होगी। और यहाँ पर भी जकड़ाहट नहीं होगी क्योंकि इसमें वायु जो है वो कफ को नहीं सुखा रहा है, बल्कि कफ जो है उसने वायु के मार्ग को रोक के रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको जकड़ाहट नहीं मिलेगी। तो इसके सिम्टम्स में भी आपने जकड़ाहट बिल्कुल नहीं लिखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कफ वृद्ध है, जैसे इसमें डिस्कस हो रहा है, तो कफ ही वृद्ध है लेकिन इस बार पित्त सम है। तो कफ का क्या करेगा, ये पित्त सम है तो उसके मार्ग को रोक देगा। तो कफ की वजह से इसलिए यहाँ पे मंदाग्नि होगी, शिरशूल होगी, निद्रा, तंद्रा, प्रलाप ये सब रहेगा, हृदय रोग रहेंगे, शरीर में एकदम जड़ता, भारीपन रहेगा। और पित्त के कारण क्या होगा, नख, पित्त रुक गया है, यहाँ पे अवरोध हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे नख, नेत्र, मलमूत्र ये सब जो है पीलापन आ जाएगा इनमें। तो इसमें रोगी जो है पित्त मिले हुए कफ का भी बार बार इसमें वमन करेगा। तो इसमें भी आपको चिकित्सा किसकी करनी है, कफ की करनी है, क्योंकि कफ ने पित्त को आवृत करके रखा हुआ है। तो इसलिए आपको चिकित्सा कफ की करनी है, या फिर कफ ने वायु को आवृत करके रखा हुआ है तब भी चिकित्सा आपको कफ की ही करनी है। तो बचे हुए जो भी दोष थे समस्थिति में जिनको इन्होंने आवरण करके रख दिया था, तो वो अपने आप आवरण हट जाएगा और वो जो दोष है अपने वापस समस्थिति में आ जाएंगे और सारे दोष जैसे हैं वैसे हो जाएंगे।
तो ये यहाँ तक आशय अपकर्ष और आवरण अवस्था का वर्णन जो है वो खत्म होता है। ये किस रिलेशन में है, जब एक दोष वृद्ध होता है, दूसरा सम होता है और तीसरा जो है वो क्षीण होता है। अब इसके बाद हम और दूसरे टाइप्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो दोषों की वृद्धि होगी और एक दोष क्षीण होगा। तो तीन दोषों में से दो बढ़े होंगे और एक कम हो गया होगा। तो इनके क्या लक्षण है वो देखते हैं। तो जब पित्त कफ वृद्ध है और वायु क्षीण हो गई है अगर, तो इसमें अरुचि, अपचन, अवसाद, भारीपन, जी मचलाना, लालास्राव, पांडु रोग, मुख में दाह, मलत्याग में विषमता होना, अग्नि में विषमता होना, ये सब लक्षण दिखाई देंगे। फिर इसके बाद कफ और वायु वृद्ध हो चुकी है लेकिन पित्त क्षीण हो गया है, तो इसमें आपको जड़ता मिलेगी, शीतलता, सुई चुभोने की पीड़ा मिलेगी, गुरुता, मंदाग्नि, अरुचि, कंपन, नख, नेत्र, त्वचा, मलमूत्र, ये सब में शुक्लता आएगी, रूखापन आएगा, क्योंकि पित्त यहाँ पे कम हो गया है तो इसलिए इसमें शुक्लता आ जाएगी। तो ये लक्षण दिखेंगे। इसके बाद वात और पित्त बढ़ चुके हैं लेकिन कफ क्षीण है, तो इसमें क्या होता है, भ्रम होगा, उद्वेष्टन, तोद होगा, दाह होगा, स्फुटन होगा, जैसे हड्डियों में एकदम वेदना होगी, कंपन है, अंग मर्द है, मुख, कंठ, गला आदि का सूखना है, ये सब हो जाता है क्योंकि वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए सूख जाएगा। और मुख आदि में दाह है क्योंकि पित्त बढ़ गया है ज़्यादा, गले में धुआं निकलने जैसा अनुभव होता है, सब पित्त बढ़ने की वजह से होता है। तो जो वात, पित्त, कफ, इनके अपने अपने गुण अगर आपको पता है कि वो क्या करते हैं, तो आप उन लक्षणों को आप आराम से लिख सकते हैं जो इनके बढ़ने या घटने की वजह से हो सकते हैं। जैसे वात का गुण है कि वो रूखापन, मतलब वृक्ष है, तो अगर वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रूखापन क्रिएट करेगा। कफ का गुण है कि वो श्लक्षण है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो वो श्लक्षणता बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो इस तरह से जब इनके प्राकृतिक गुण अगर आपको याद है तो आप इनके बढ़े घटे हुए के गुण भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब इसी तरह से जब अगर दो दोष क्षीण हो जाते हैं और एक दोष बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, तो इसमें वात, पित्त क्षीण हो चुके हैं आपके और कफ ही अकेला बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, चेष्टा का नाश हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, आपको बोली एकदम अचानक से आपकी बंद हो जाएगी, वाक्संग। क्यों? क्योंकि ये वात का लक्षण है, जो बोली हमारी है हम बोलते हैं वो वात की वजह से है। जब अगर वो कम हो जाएगा तो वाक्संग हो जाएगा। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज, ये तीन जो यहाँ मैंने दिए ये आप देखिए ध्यान से। तो वात का फिर क्षीण होता है और पित्त वृद्ध अगर हो गया आपका तो ओजो का नाश कहा गया है, ओजो स्त्रंस हो जाता है, क्योंकि इसमें वात और कफ दोनों ही क्षीण हो चुके हैं और पित्त बढ़ चुका है। तो पित्त बहुत ज़्यादा तेज होता है तो ये ओजो का नाश कर देगा, तो इसलिए ओजो स्त्रंस हो जाएगा, ग्लानि आ जाएगी, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी, आपको प्यास की अधिकता लगेगी। नेचुरली पित्त जो है वो गर्म होता है तो प्यास की अधिकता लगेगी, मूर्छा रहेगी, शारीरिक क्रियाओं का नाश हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि वात क्षीण हो चुका है आपका। इसके बाद अगर पित्त और कफ क्षीण हो जाते हैं और वात बढ़ जाता है तो क्या होता है, मर्म स्थान में पीड़ा। अब पीड़ा तो वेदना तो है ही वात का लक्षण, तो इसमें हर मर्म स्थान में आपको पीड़ा होगी, ज्ञान का नाश हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी और कंपन, ये भी वात बढ़ने का ही लक्षण है, तो कंपन भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये होते हैं दो दोषों की क्षीण होने के और एक दोष के बढ़ने के लक्षण। तो अब इसमें कहा गया है कि दोषों की वृद्धि क्षय किस तरह से होती, इसका ज्ञापक सूत्र बताया गया है। तो ज्ञापक सूत्र यानी जो कि एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसको, या जो एक इंडिकेटिव एक लाइन में इन्होंने बता दिया है, या जिसे एक झटके में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो ये है कि बढ़े हुए दोष जो है वो अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं और घटे हुए दोष जो है वो अपने अपने लक्षणों को कम कर देते हैं। तो जब दोष सम होते हैं, प्रकृत रूप में होते हैं, तभी वो अपना अपना कार्य बराबर से करते हैं। तो बस यही इसका ज्ञापक सूत्र है। तो आपको बढ़े हुए दोष जब होते हैं तो उन बढ़े हुए दोषों के लक्षण आपको लिख देने हैं और क्षीण दोष कौन सा है उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो लक्षण है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, वो लिखना है। बस आपको हेडिंग की तरफ, आपको उस टेबल में जो आपको कॉलम्स बनाने हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, तो उसके अनुसार ही आप उसके लक्षण भी लिख सकते हैं और दोषों को आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप इस टेबल में उस टेबल में किस तरह से फिट करना है वो भी आप बराबर देख सकते हैं। तो टाइप्स आपको याद रखने इसमें 62 किस तरह से वो भी मैंने बता दिया है। और ये तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही सूत्र है ये, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है ही नहीं कि जो जब दोष बढ़ते हैं तो अपने बढ़े हुए लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, घटते हैं तो अपने लक्षणों को कम कर देते हैं, और जब सम मात्रा में रहते हैं तभी वो प्रकृति स्वरूप में सम प्रमाण से वो कार्य करते हैं और अपने अपने सम लक्षण वो दिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कंफ्यूजिंग सा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो थोड़ा आपके लिए इजी हो गया होगा।
हो सकता है बोलते बोलते मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ बोलने के इसमें, तो आपको शायद समझने में शायद थोड़ी दिक्कत आ जाए, बट आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, एक और बार सुन लीजिए मुझे ध्यान से, और आप जो भी चार्ट आउट मैंने किया हुआ है यहाँ पे उससे मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह से इससे समझ में आ जाएगा। ये जो कंफ्यूजिंग पार्ट है ये आपको लगेगा अभी बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन ये चिकित्सा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मदद हुई होगी। तो इसके अगले पार्ट में हम बचा हुआ जो इस चैप्टर का भाग है वो सारा ही कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्षय देखेंगे, इसमें दोषों की त्रिविध गति जो है वो देखेंगे, पीड़िकाएँ देखेंगे, और फिर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एकदम फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले अपलोड के बारे में तुरंत ही पता चल सके। तो मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।